क्लास नाइन्थ, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, गरीबी एक समस्या, ये होना चाहिए हिंदी इसका ट्रांसलेशन। ये चैप्टर नंबर थर्ड है इकोनॉमी में। तो इसे हम देखते हैं, इस चैप्टर में हमें डिस्कस करेंगे पॉवर्टी क्या होती है और उसके एक ब्रॉडर वे में समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमंस की लाइफ में वो किस तरह से प्रभाव डालती है। इंडिया में पॉवर्टी का क्या स्टेटस है और ये जो पॉवर्टी है वो कैसे इस आधुनिक भारत की सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 50 सालों 70 सालों में भी हम इसे दूर नहीं कर पाए हैं, और क्यों नहीं दूर कर पाए, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और एंड तक पहुंचते हुए हम एक इस तरह के कंक्लूज़न में पहुंचेंगे कि हम अच्छे से उसे कोरिलेट कर पाएंगे, उसकी जो डेफिनेशन है उसे ब्रॉड कर पाएंगे अपने मन में। उसका जो कॉन्सेप्ट है, पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है, इससे हम ह्यूमन पॉवर्टी से कोरिलेट कर पाएंगे। तो हम इसे शुरू करते हैं। चल, हमें अपने डेली लाइफ में जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें लगता है कि हाँ, वो गरीब हैं, वो पुअर हैं, उनके पास उनके बेसिक नीड्स नहीं हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो लैंडलेस लेबर हो सकते हैं। लैंडलेस लेबर क्या होता है? जैसे गांव में जिस किसी किसान के पास, वो किसान तो है लेकिन उसके पास कोई ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, तो वो अमीर लोगों के यहाँ जाके एक लेबर का काम करते हैं, जिसमें वो खेती करते हैं और उन्हें केवल एक वेज मिलता है, केवल एक पैसा मिलता है, लेकिन उन्हें फसलों का जो मुनाफा है वो नहीं मिल पाता। और या फिर वो शहरों के डेली वेज वर्कर्स हो सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, या तो चाइल्ड वर्कर्स हो सकते हैं ढाबा में जो होते हैं, जिन्हें हम छोटू कहा करते हैं। और इंडिया की बात अगर की जाए तो इंडिया में आज की डेट में 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। अब गरीबी रेखा क्या होती है हम इस चैप्टर में फ़र्दर डिस्कस करेंगे। गरीबी रेखा एक मानक है, एक पैमाना है जिसमें हम, जो गरीबी रेखा से ऊपर आएगा, इनकम, एक इनकम की लाइन है। गरीबी रेखा से इनकम से जो ऊपर की इनकम है वो गरीबी रेखा से बाहर आएंगे। जो गरीबी रेखा की इनकम से नीचे की कमा रहे हैं, उससे कम कमा रहे हैं, तो वो गरीब कहलाएंगे। लेकिन इंडिया में आज 27 करोड़ लोग गरीब है। इसका मतलब कि हर चौथा इंसान आज गरीब है इंडिया में, जो कि ये सबसे बड़ा है नंबर है इस पूरे वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गरीबी कहीं है तो वो इंडिया में है। एक दो तरह की स्टोरी देखते हैं। पहले स्टोरी रहेगी हमारी अर्बन स्टोरी। अर्बन स्टोरी एक स्टोरी है राम सरन की। वो डेली वेज वर्कर है जो कि एक वीट फ्लोर मिल में काम करता है रांची झारखंड में। उसकी जो अर्निंग है वो 1500 रुपये पर मंथ है, जिसमें वो जहाँ एम्प्लॉयमेंट मिली है वो 1500 रुपये मंथ ही उसे दे रहा है। और जो मनी है वो बिल्कुल भी इनफ नहीं है उसकी फैमिली को सस्टेन करने के लिए। उसकी फैमिली में 6 लोग हैं और उसकी वाइफ है साथ में, और उनका जो चिल्ड्रंस हैं वो 12 से लेके 4, उसके 4 चिल्ड्रन हैं जो कि 12 ईयर से लेके 6 महीने तक के छोटे बच्चे भी हैं उसके बच्चों में। तो वो अपने पैसे जो हैं वो घर पे तो नहीं बिल्कुल भेज पाता, और उसके पैसे बिल्कुल बचते नहीं हैं उसके पास। तो क्या है, उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो जाकर चाय की दुकान में चाय बांटने का काम करता है। उसकी मम्मी लोगों के घर में मेड का काम करती है, उसे कुछ 800 रुपये मिल जाते हैं। और जो टी के जो काम कर चाय बांटने का काम करता है उसको लगभग 300 रुपये मिल जाते हैं। और जो 10 साल की उसकी एक बेटी है वो उसके छोटे भाई का ख्याल रखती है, और उनके पास कोई हेल्थ केयर की फैसिलिटी भी नहीं है अगर वो कभी बीमार पड़ते हैं। इसी तरह से हम एक स्टोरी देखते हैं रूरल केस की भी। रूरल केस में गरीबी कैसे होती है, तो जो राम सरन हमने इसमें देखा वो हमारे लिए एक गरीब कहलाएगा। और रूरल केस में हम देखते हैं तो एक लाखा सिंह है। लाखा सिंह एक स्मॉल विलेज में रहता है मेरठ उत्तर प्रदेश में। उसकी फैमिली में के कोई भी उसके पास लैंड नहीं है, तो वो कुछ भी ऑड जॉब्स करता है, इरेटिक जॉब करता है। इरेटिक मतलब कोई फिक्स नहीं है, इरेटिक नॉट फिक्स्ड, इरेटिक विंड्स चलना बोलते हैं। विंड्स के अगर फिक्स ना हो, किस इंटेंसिटी से चलेगी, उसी तरह इरेटिक इनकम होती है, इरेटिक वर्क होता है कि कोई फिक्स नहीं है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। उसे 50 रुपये पर डे मिलता है। वो किसी बड़े किसानों के घर में काम करता है और पूरा दिन, और उसके बाद वो एक कच्ची सी झोपड़ी में रहता है। और फॉडर फॉडर मतलब पशुओं का चारा होता है, उसको कलेक्ट करके और लकड़ियाँ जलाने की वो कलेक्ट करता है। और ये बस उसका दिन ऐसे ही बीत जाता है। उसके पास कोई सेविंग नहीं है। उसके जो फादर हैं वो टीबी से मर चुके हैं 2 साल पहले, क्योंकि उन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके पास किसी भी तरह के संसाधन नहीं थे कि वो हेल्थ केयर जुटा सकें। तो ये एक उनकी फैमिली के लिए जो साबुन होता है और जो तेल होता है जो हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, वो अभी उन्हें मिल जाए तो वो उनके लिए एक ब्लेसिंग है, वो उनके लिए एक लग्ज़री है। तो इतने वो गरीब हैं। तो हमने 2 तरह की गरीबी देखी कि रूरल में गरीबी जो होती है वो किस तरह की होती है, और एक अर्बन गरीबी होती है वो किस तरह की होती है। आगे देखते हैं अगला पेज। तो यहाँ पे पॉवर्टी के कुछ इशू दिए हुए हैं, क्या क्या होते हैं। जैसे पॉवर्टी क्यों हो सकती है, लैंडलेसनेस होती है, उनके पास अगर ज़मीन ही नहीं है तो वो खेती करने
कहाँ जाएंगे? फिर खेती करने बड़े किसानों के यहाँ जाते हैं जो उन्हें 50 रुपये 100 रुपये कुछ दिन का देता है और दिन भर उनसे काम करवाया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी नौकरी नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। साइज़ ऑफ फैमिली, बहुत सारी फैमिली है लेकिन इनकम बहुत कम है, तो आप गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। इलिटरेसी, अगर आप लिटरेट नहीं है तो आप अच्छी जगह जाकर जॉब नहीं कर पाएंगे पढ़े लिखे वाली, तो आप उसमें भी आप गरीब हो सकते हैं। अगर आपका हेल्थ पुअर हेल्थ है आपकी और माल न्यूट्रिशन है, मतलब आप कुपोषित हैं, तो ये इस तरह से देखा जा सकता है कि अगर ये एक फैक्टर होते हैं कि अगर आपकी हेल्थ ख़राब है और आप माल न्यूट्रिशन में हैं, जी रहे हैं, तो आप एक फैक्टर हो सकता है पहचानने का कि हाँ आप गरीब हैं। क्योंकि अमीर कभी कुपोषित नहीं होता, अमीर की हेल्थ कभी पुअर नहीं होती, वो जाके अच्छी जगह इलाज करा लेता है। अगर आप चाइल्ड लेबर आपको बनना पड़ रहा है कहीं जाकर, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं होने के। और हेल्पलेसनेस, मतलब कि आप कहीं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे तो आपसे सब बुरा व्यवहार किया जाता है। अगर उसी बैंक में, अगर आप किसी भी अपने लोकल बैंक में भी साथ चले जाओ, तो एक जब गरीब फटा कपड़े पहने किसान आता है, वो अपनी पासबुक लेके कुछ उसमें 100-300 रुपये कुछ होते होंगे उसमें, उसके तो बैंक का जो कर्मचारी होता है उनसे किस तरह से बिहेव करता है। और आप जो शर्ट पैंट पहन के गए हैं ऐसे तैयार होकर, आप नोटिस करना कभी कैसा बिहेव करता है। उनको, गरीब लोगों को कहीं भी अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। तो ये जो गांव वाला किसान है उसी के ऊपर एक कार्टून बना हुआ है कि क्या हम कभी अपने फैमिली के लिए नए क्लॉथ्स खरीद पाएंगे, ये पूछ रही हैं। आगे देख, तो हम जिस तरह से टू इलुस्ट्रेट को देखा, इलुस्ट्रेट मतलब होता है एग्जांपल, कि एक गांव का था और एक शहर का था। इसमें दिखाया गया कि अगर हम इस दोनों एग्जांपल के थ्रू देखें तो हमें ये समझ में आता है कि पॉवर्टी का मीनिंग होता है हंगर और लैक ऑफ शेल्टर। मतलब आपके पास अगर हंगर, आप भूख से परेशान हैं, आपके पास इनफ फूड नहीं है और आपके पास प्रॉपर घर नहीं है रहने के लिए, शेल्टर नहीं है, तो आप पुअर कहलाएंगे, आप गरीब कहलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वहाँ पर भी होता है जहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर स्कूल में नहीं भेज पाते। और वो ये पॉवर्टी वहाँ पर भी होती है जहाँ पर सिक पीपल जो होते हैं उन्हें एक अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। वो पॉवर्टी वहाँ पर भी होती है जहाँ पर इंसानों को क्लीन वाटर और सैनिटेशन, मतलब सफाई साफ़ सुविधाएँ नहीं मिल पाती। ये पॉवर्टी वहाँ पर भी होती है जब आपके पास एक रेगुलर जॉब ना हो और आपके पास पैसों की कमी हो जाए। अगर आपने जितनी क्वालिफ़ाई किया है वो आपको मिनिमम डिसेंट लेवल पे आपको जॉब नहीं मिल पा रही, तो उसे भी पॉवर्टी कहेंगे। जो पुअर लोग होते हैं, जो मैंने कहा, वो हर जगह पर इल ट्रीटेड किए जाते हैं, उनसे ख़राब बिहेवियर किया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। उन्हें समाज से अलग देखा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो। लेकिन इतना सब होने के बाद सीधी सी बात है, ऑब्वियसली कोई भी गरीब तो नहीं होना चाहेगा, कोई भी गरीबी में रहना नहीं चाहेगा। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का ये सबसे बड़ा चैलेंज है पॉवर्टी। आज तक हम इसे कम तो करे हैं लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं कर पाए। महात्मा गांधी का भी यही विज़न था कि इंडिया तब ट्रूली इंडिपेंडेंट होगा जब तक लास्ट जो बिल्कुल तबका है समाज का, जो पूरेस्ट ऑफ इट्स पीपल जो हैं इंडिया के, वो अगर उनका वेलफेयर होगा तब जाके ये इंडिया की एक सोच है, जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस की सोच है वो साकार हो पाएगी, वो जस्टिफाई हो पाएगी। अब सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो पॉवर्टी को किस हिसाब से देखते हैं, कैसे कहते हैं कि कोई गरीब है और कोई गरीब नहीं है, वो इस तरह से देखते हैं। पहले देखा जाता था कि केवल 2 या 3 फैक्ट में देखा जाता था। पहले आप उनकी इनकम कितनी देख लिया जाता था, फिर उनका कंजप्शन कितना इतना देखा जाता था। यूजुअली यही हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ है कि पॉवर्टी अब और तरीके से भी हमें दिखने लग गई। सोशल इंडिकेटर हमें उसके दिखने लग गए, जैसे कि इलिटरेसी, अगर वो अनपढ़ है तो वो गरीब भी हो सकता है बिल्कुल। अगर आप लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस है उसमें, क्योंकि जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मॉल न्यूट्रिशन, मतलब कि आप बीमारियों के प्रति वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, शरीर से कमज़ोर है। लैक ऑफ जॉब है, अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके पास, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, जैसा अभी पहले पैराग्राफ में देखे उस। और लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये बेस्ड होती है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, इसीलिए वो गरीब है इसलिए उसको दूर हटा देना, उसका बहिष्कार कर देना, औरों से अलग कर देना। वनरेबिलिटी भी होती है। वनरेबिलिटी मतलब कि उसका कमज़ोर, दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता। सबसे पहले हम बार बार देखेंगे इसको, सबसे वनरेबिलिटी को अपन सबसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सोशल एक्सक्लूज़न को। तो देखते हैं सोशल एक्सक्लूज़न। सोशल एक्सक्लूज़न में क्या होता है कि किसी एक तबके को या फिर किसी लोगों के एक परिवार को या फिर परिवारों के एक समूह को समाज से अलग कर दिया जाता है। मतलब अलग ऐसा नहीं कर दिया जाता कि उन्हें वो
कि आप जाओ कहीं और रह लो, ऐसा नहीं है, वो आस-पास रहना चालू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि जो पॉवर्टी होती है वो जो गरीबों में होती है, वो गरीबों की सराउंडिंग में रहना पसंद करते हैं। जैसे देखेंगे हम झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर होती है, वहाँ पर कोई बड़ा घर नहीं होता, सब झुग्गी झोपड़ियाँ ही होती हैं। तो गरीब लोग एक तरफ ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है। अगर वो अपनी झुग्गी झोपड़ी, उनके पास अपनी जो झोपड़ी है वो किसी पॉश इलाके में बना लेंगे तो उनकी झोपड़ी वहाँ से निकलवा दी जाएगी। तो ये जो आता है वो सोशल एक्सक्लूजन में आता है, क्योंकि उन्हें सही नहीं समझा जाता। उन्हें गलत नज़र जो समाज के जो बुरे तत्व होते हैं, सोशल एलिमेंट के जो ख़राब पहलू होते हैं, उस तरह के देखा जाता है कि ये चोरी कर सकता है, ये और कुछ हमारे बच्चों को उठा सकता है। तो जो सोशल एक्सक्लूज़न है वो गरीबी का कॉज़ भी हो सकता है। सोशल एक्सक्लूजन गरीबी के कारण तो होता है, ये तो हमने अभी देखे कि गरीब हैं इसलिए हमको वहाँ से भगा दिया गया क्योंकि हमारी झोपड़ी तोड़ दी गई। लेकिन ये कॉज़ भी हो सकता है। वो कॉज़ कैसे हो सकता है कि जब हमारे जो पहले के ज़माने में इंडिया में क्या होता था कि कुछ सर्टेन जो कास्ट थी, जो कास्ट है जो बराबर नहीं समझी जाती थी, ऊंची कास्ट के जो अपर कास्ट पीपल के द्वारा, तो वो उन्हें क्या किया जाता, सोशल एक्सक्लूजन कर दिया जाता था उनको कहा जाता था कि नहीं आप यहाँ से पानी नहीं भरेंगे, आप मंदिर नहीं आएंगे, XYZ। तो उस समय क्या होता है कि उनके पास भी अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, उनको खेती करने अच्छे से नहीं दिया जाता था। तो वो भी वो एक गरीबी का कारण बन जाती थी और वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीब होते जाते थे क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है जितनी एक अपर कास्ट वाले को मिल रही है। और ये जो सोशल एक्सक्लूज़न होता है वो गरीबी से भी ज़्यादा कभी कभी इम्पैक्ट डाल देता है, क्योंकि ये एक मेंटली इम्पैक्ट भी डालता है। हैविंग अ लो इनकम इज़ बेटर देन सोशल एक्सक्लूज़न। मतलब आप अगर सोशली एक्सक्लूड हो गए हो, वो सबसे ज़्यादा बुरी बात है। अगर आपके पास पैसा कम है लेकिन आपको समाज में थोड़ी इज़्ज़त मिल रही है तो आप फिर भी सर्वाइव कर सकेंगे, ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। अगला देखते हैं, वल्नरेबिलिटी। अरे बहुत थोड़ा टफ हो रहा है प्रोनाउंस करने में, वल्नरेबिलिटी। हाँ, वल्नरेबल मतलब कि होता है जो दुर्बल है। और अगर हम जो IUCN की लिस्ट के हिसाब से बात किया जाए तो वल्नरेबल वो जो स्पीसीज़ को कहा जाता है जो कि दुर्लभ है और जो विलुप्त होने की कगार पर है, हमें उसे वल्नरेबल स्पीसीज़ कहते हैं। तो इसमें जो हमारा वल्नरेबिलिटी आएगी वो गरीबों के उसमें हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो हम वल्नरेबिलिटी को अगर समझा जाए, वल्नरेबिलिटी को अगर हम एक डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो वो उसका मतलब ये होता है कि ऐसे कुछ सर्टेन जो लोग होते हैं जो पहले से ही गरीब हैं। और अगर हम पहले के ज़माने में देखें जो बैकवर्ड क्लास हैं, अगर एक शहर में पहले से ही कुछ गरीब लोग हैं जो कि बिल्कुल बाउंड्री पे रह रहे हैं, जो गरीब तो नहीं है लेकिन बिल्कुल गरीबी रेखा के बाउंड्री पे है, लेकिन अगर वहाँ उसी शहर में फ्लड आ जाती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, तो सबसे ज़्यादा कुछ प्रभावित होंगे, सबसे ज़्यादा वो वल्नरेबल होंगे, वो उसी शहर के वो गरीब लोग होंगे। तो अमीरों को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ताज़ा एग्जांपल से देख सकते हैं, कोविड लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज़्यादा जिसने सफ़र किया वो है आखिरी तबका, जो है मज़दूर क्लास का, जो अर्बन लेबर होते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा, माइग्रेंट वर्कर्स ने सफ़र किया है। तो वो इतने वल्नरेबल होते हैं कि उनके पास ऐसे संसाधन नहीं होते कि वो आम दिनचर्या अपनी सुबह शाम की जो चला सकते थे, वो एक प्राकृतिक आपदा या फिर अर्थक्वेक, इस तरह की कुछ चीज़ों या फिर आर्थिक मंदी आने के बाद भी उसी तरह से चला पाएँ। वो इसी तरह से यहाँ पे लिखा है जैसे कि फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं इसके। अगर कोई विडो है, इसका पति मर गया, जो अकेला घर में कमाने वाला था, वो भी गरीबी से अब वल्नरेबल हो चुकी है। वो किसी भी वक्त गरीब हो सकती है क्योंकि उसके इनकम का सोर्स ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे वही सब बातें लिखी हुई है, जैसे कभी अर्थक्वेक आया, नेचुरल डिज़ास्टर आई, सुनामी आई, टेररिस्ट अटैक हुआ, तो वो सबसे ज़्यादा उसमें ख़तरा होता है उनके ऊपर गरीबी का। तो इसको हम कहते हैं, इसको वल्नरेबिलिटी। वेदर अ फ्लड और अर्थक्वेक और सिंपली अ फॉल इन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। अगर ये होता है तो सबसे ज़्यादा जो एक तबका प्रभावित होगा, सबसे ज़्यादा लोगों का जो ग्रुप प्रभावित होगा, उस ग्रुप को हम डिफ़ाइन करते हैं वल्नरेबिलिटी से। और हमने पहला देखा है सोशल एक्सक्लूज़न, सेकंड हमने देखा है वल्नरेबिलिटी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉवर्टी लाइन क्या होती है। पॉवर्टी लाइन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? पॉवर्टी लाइन एक लाइन होती है एक सर्टेन इनकम की, जिसे हम ऐसा, पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके ऊपर जो भी आता है वो गरीबी रेखा से ऊपर कहलाया जाता है, वो गरीब नहीं होता। पॉवर्टी लाइन के जो नीचे आता है वो गरीब कहलाया जाता है। तो ये लाइन क्या होती है? क्या इमेजिनरी लाइन होती है कि सही में कोई लाइन होती है? तो आगे इसमें देखते हैं। पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है। उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम उसे कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि अगर जो भी एसेंशियल आइटम हैं, हम इंडिया, हर कंट्री का जो
कैलकुलेट करने का तरीका अलग हो सकता है। इंडिया में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे जो फूड रिक्वायरमेंट है, जो एसेंशियल आइटम है, मिनिमम लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये नहीं कि मुझे अगर मैं दाल और चावल खा के मेरा गुजारा हो रहा है, नहीं मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो पिज़्ज़ा की मैं उस मिनिमम लेवल को नहीं मानूंगा। मेरा मिनिमम है दाल और चावल, तो उसे मैं लूँगा पावर्टी लाइन को डिसाइड करते समय। तो मिनिमम लेवल का जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट होती है, क्लॉथिंग की रिक्वायरमेंट होती है, मेरे चप्पलों की रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूल और लाइट मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, इनको सबको मिलाया जाता है और जिसका जितना भी प्राइस आता है उस हिसाब से अलग अलग देश अपने पावर्टी लाइन को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पावर्टी लाइन एक ही तरह की हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हर कंट्री की जो इमेजिनरी लाइन होती है वो एप्रोप्रिएट होती है, इसके एग्जिस्टेंस लेवल होता है डेवलपमेंट का। कैसे ऐसा कह सकते हैं, अगर यूएसए में पावर्टी लाइन है, वहाँ पे अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो फिर भी पुअर समझा जा सकता है। लेकिन अगर इंडिया के सेंस में बात करें तो इंडिया में अगर किसी के पास कार है तो वो एक लग्जरी में आएगा, वो जो उनकी बेसिक नीड नहीं है। लेकिन यूएसए में हम इसे काउंट कर सकते हैं एज अ बेसिक नीड। तो ये डेवलपमेंट को दिखाती है, आपकी पावर्टी लाइन कितनी ऊपर है और कितनी नीचे है, वो उस देश के डेवलपमेंट को भी शो करती है। ये कितनी इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं आपस में। तो कुछ कैलोरीज भी डिसाइड कर दी होंगी, जब इतना सब डिसाइड किया हुआ है तो बिल्कुल किया हुआ है। इंडिया का मैं बता रहा हूँ, इंडिया में अगर कोई पर्सन गाँव में रहता है तो उससे 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया ज़रूरी है इस बुक के अनुसार। और अगर वही पर्सन अगर अर्बन एरिया में रह रहा है, शहरों में रह रहा है, तो उसे 2100 कैलोरी की ज़रूरत है। मतलब जो शहर में रहने वाले उतना फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं और इसलिए उनको जो कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है वो गांव की अपेक्षा कम होती है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब इंडिया में जो पावर्टी लाइन का रेशो माना गया है, पावर्टी लाइन मानी गई है, अगर एक पर्सन पर पर्सन 816 रुपये पर मंथ कमाता है या 817 रुपये भी कमाता है तो वो पावर्टी लाइन से ऊपर कहलाएगा। अगर 816 से कम पैसे कमाता है तो वो, अर्बन एरिया में नहीं कह रहा हूँ ये, मैं रूरल एरिया में कह रहा हूँ, गाँव में अगर 816 से कमाता है कम तो वो गरीबी रेखा से नीचे कहलाएगा। और शहरों के लिए जो पावर्टी लाइन डिसाइड की गई है वो है 1000 रुपये। लेकिन ऐसा क्यों? अब क्योंकि शहरों में तो कैलोरी भी कम लग रही है, लेकिन 1000 रुपये क्यों? क्योंकि शहरों में एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत पैसा लगता है, उन्हें रेंट लगता है, उन्हें बहुत सी चीज़ें लगती है जो गांव में एक्सपेंस नहीं हो पाते। इसलिए शहरों के लिए पर पर्सन 1000 रुपये डिसाइड किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जो 5 लोगों की फैमिली है, गांव में रह रही है, तो उस फैमिली की आय जो होना चाहिए वो 4080 रुपये होनी चाहिए। वो अगर 4080 रुपये से कम है तो वो गरीबी रेखा से नीचे कहलाएंगे, और जिसके 4080 से ऊपर है गांव में तो वो गरीबी रेखा से ऊपर कहलाएंगे। इसी तरह 5 लोगों की फैमिली को शहरों में 5000 रुपये की मिनिमम ज़रूरत होगी। तो ये सब तो देखिए कहने की बातें, सबसे अच्छा लगा बात करने में। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमें बीच बीच में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमें फैक्चुअल बुकों में नहीं मिल पाएगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आ गई है कि ये कौन डिसाइड करता है कि पावर्टी लाइन कितनी होगी किसी देश में। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो पीरियडिकली सर्वे करवाए जाते हैं, नॉर्मली 5 सालों में कराए जाते हैं। नॉर्मली यहाँ पे लिखा आया है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि 5 सालों में हो, लेकिन नॉर्मली 5 सालों में कराए जाते हैं। सैंपल सर्वे कराए जाते हैं, और इस सैंपल सर्वे कराता कौन है? मोस्ट आईएमपी है, इसको स्टार बनाना है। इसमें करवाने वाली जो एजेंसी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी नहीं है, सैंपल सर्वे लेना है तो उसके सामने नेशनल लगा दिए, पीछे ऑर्गेनाइजेशन लगा दिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO सर्वे करता है हर 5 साल में कि क्या हमारी पावर्टी लाइन पिछले सालों की तुलना में बढ़ी है या घटी है। क्या अब 1000 रुपये कमाने वाला गांव में भी पुअर कहलाएगा और 1500 रुपये शहर में कमाने वाला भी पुअर कहलाएगा? अगर कोई व्यक्ति है जो 1100 रुपये शहर में कमा रहा है पर पर्सन पर महीने, तो इसके अनुसार तो वो गरीब नहीं है। लेकिन क्या 100 रुपये ज़्यादा कमा लेने से क्या वो उसके गरीबी के जो स्टैंडर्ड में काफ़ी कमी आ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। जो 1000 रुपये कमा रहा है और जो 1100 कमा रहा है उसके भी स्टैंडर्ड लगभग सेम ही होगा। लेकिन 1000 रुपये जो कमा रहा है उसको उस 1000 या 1000 से थोड़ा सा भी कम कमा रहा है तो उसको सारे बेनिफिट मिलेंगे जो भी गरीबी रेखा के हैं। उसको अनाज मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। लेकिन जो 1100 रुपये भी कमा रहा है या फिर 1010 रुपये भी कमा रहा है, मतलब 1010 रुपये भी कमा रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा जो किसी तरह की बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसे किसी तरह की सरकार सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो क्या लगता है कि 1000 रुपये शहरों के अनुसार और पर पर्सन और गांव के लिए 816 ये क्या सही है? मुझे तो ये काफ़ी कम लगता है आज के डेट में। जो इतनी महंगाई, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि बिल्कुल से ये
बहुत कम है, 816 रुपये पर पर्सन। 816 रुपये तो मुझे नहीं लगता कि ये इनफ है। तो देख लेते हैं कि ये तो इंडिया के हमने पर्सपेक्टिव में बात की है, लेकिन वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो वर्ल्ड में जो वर्ल्ड बैंक ने एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट किया है सभी देशों को स्टडी करने के बाद, तो वो आया है 1.90। $1 लगभग 75 रुपये के बराबर अभी चल रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये फिर भी मतलब कि 140 रुपये के आसपास पर डे, ये पर मंथ नहीं है। 2011 में पर डे एक पर्सन अगर $1.90 कमा रहा है या इससे कम कमा रहा है तो वो गरीब कहलाएगा। अगर इससे ऊपर कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर कहलाएगा, लेकिन अमीर नहीं कहलाएगा, वो गरीबी रेखा के बस ऊपर कहलाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड है 816 रुपये बस है। और ये अगर हम देखा जाए वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बातें की जाए, सभी देशों का अगर हम एवरेज देखा जाए तो 140 रुपये पर डे है। तो मतलब अगर हम उसको मंथ का भी निकालते हैं तो लगभग 3,500 4,000 से ऊपर की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे देश को दर्शाता है कि 816 रुपये हमारा जो अब मिनिमम लेवल है पॉवर्टी लाइन का। तो इसका मतलब हमारे देश का डेवलपमेंट यहाँ से पोर्ट्रे होता है। ये एक बहुत अच्छा पैमाना है किसी देश को देखने के लिए कि आप उसका देश डेवलप हुआ है कि डेवलप नहीं हुआ है। 816 रुपये अगर 817 रुपये कमाने वाले को आपके देश में गरीबी रेखा से ऊपर कहा जा रहा है, तो फिर आपके देश में क्या डेवलपमेंट है और लोगों का क्या लाइफस्टाइल है, ये आप समझ ही सकते हैं। अब अमेरिका में लोगों के पास कार नहीं होती तो उन्हें भी गरीब कह दिया जाता है। तो ये एक कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ये बहुत जनरल बातें हैं। आगे के जो लेक्चर आएंगे इसमें हम बहुत टेक्निकल बातें करेंगे जो हमारी इकोनॉमी में आगे हमारा एक बेसिक को मजबूत करेंगे। थैंक यू सो मच। वैसे इसमें जो सबसे ज़्यादा बताया गया कि जो पुअर लोग होते हैं, पॉवर्टी में जो जी रहे होते हैं, उन्हें हर जगह इल ट्रीट किया जाता है, अच्छे से उनसे बिहेव नहीं किया जाता, बातें अच्छे से नहीं की जाती। तो जैसे ढाबे में जो बच्चे काम करते हैं छोटू, तो ये जो छोटू होते हैं वही अपने घर के सबसे बड़े होते हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने लेवल में अगर उनकी मदद ना कर सकें तो एटलीस्ट गरीबों से हम बात एक रिस्पेक्ट से कर सकें, उसी रिस्पेक्ट से जिस रिस्पेक्ट से हम किसी एक अमीर से बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।